इफ यू स्टडी यू विल पास, यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू पे अटेंशन, इफ यू पे अटेंशन, अगर आप ध्यान दोगे, इफ यू पे अटेंशन यू विल लर्न एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इफ यू पे अटेंशन यू विल लर्न एवरीथिंग, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं कि यदि आप ध्यान नहीं दोगे, इफ यू डोंट पे अटेंशन, इफ यू डोंट पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, ये हमने इसका नेगेटिव बना दिया। इफ यू डोंट पे अटेंशन, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। गेटिंग माई पॉइंट्स एवरीवन? सो दिस इज द थिंग, आप अगर ध्यान से देखें इनमें तो इफ यू डोंट पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, इफ यू डोंट पे अटेंशन, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। सो बेसिकली ये जो है इफ आपका यदि का मीनिंग देता है, इसको आप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में लगाते हो, लेकिन याद रखना इफ के बाद आने वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर का नहीं बनता। हाँ, पास्ट का बना सकते हो आप, लेकिन फ्यूचर का नहीं बनाओगे। जैसे मैंने कहा, यदि आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। सो यू नेवर हैव टू से कि इफ यू विल स्टडी, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि ग्रामर का नियम है इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हेनेवर, इनके बाद में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। इनके बाद अगर फ्यूचर टेंस आ रहा है तो उसको प्रेजेंट में बनाता है। जैसे मैंने कहा, जब आप बोलोगे व्हेन यू विल स्पीक, इट्स रॉन्ग, व्हेन यू स्पीक, दैट्स राइट। जब आप बोलोगे तब आपको पता चलेगा आप कहां गलती करते हो। व्हेन यू स्पीक देन यू विल कम टू नो वेयर यू मेक मिस्टेक। सेकंड सेंटेंस आप फ्यूचर का बिल्कुल बना सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको याद रखनी है कि इफ यू डोंट पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि यू विल नॉट लर्न एनीथिंग इफ यू डोंट पे अटेंशन, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग इफ यू डोंट पे अटेंशन। तो ये विशेष ध्यान आपको देना है कि ये कैसे काम कर रहा है। सो इफ मतलब क्या हो गया, यदि। इसके बाद नेक्स्ट है अनलेस। अब अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें आप कि अनलेस अनटिल के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं आता। जैसे मैंने कहा, यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो अनलेस यू पे अटेंशन, अनलेस यू पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न, यू विल नॉट लर्न, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे तो इस अनलेस को हटाकर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ यू डोंट पे अटेंशन यू विल नॉट लर्न। ये मैंने साथ में क्यों लिखा, वो मैंने साथ में इसलिए लिखा कि अनलेस का मतलब ही होता है अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अगर आप ध्यान से सेंटेंस को देखें तो हमने लिखा है अनलेस यू पे अटेंशन, और यहां लिखा है इफ यू डोंट पे अटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि इफ लगाने पर हमको नेगेटिव बनाना पड़ता है और अनलेस लगाने पर सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, क्योंकि अनलेस के अंदर ऑलरेडी पहले से ही नॉट छुपा होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं यदि आप वहां नहीं जाओगे तो वो यहां नहीं आएगा। अनलेस यू गो देयर, इफ यू डोंट गो देयर, दोनों इक्वल है। अनलेस यू गो देयर भी कह सकते हो आप, या इफ यू डोंट गो देयर भी कह सकते हो। मैं दोनों सेंटेंस बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अनलेस यू गो देयर ही विल नॉट कम हियर, यदि आप वहां नहीं जाओगे वह यहां नहीं आएगा। या फिर इफ यू डोंट गो देयर ही विल नॉट कम हियर, इफ यू डोंट गो देयर ही विल नॉट कम हियर, यदि आप वहां नहीं जाओगे तो वह यहां नहीं आएगा। यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो बेसिकली आपको यह बताना चाहूंगा, बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस बनता है कि आपको लिख दिया जाता है यू कांट पास दिस टेस्ट इफ यू डोंट स्टडी, और आपसे कहा जाता है रिमूव इफ एंड यूज अनलेस ऑन द प्लेस ऑफ इफ। आपसे कहा जाता है कि इफ को हटाओ और इफ की जगह अनलेस का उपयोग करो। तो पता है आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है यू कांट पास दिस टेस्ट अनलेस यू स्टडी, ये इस तरीके से बनाना पड़ता है। यू कांट पास दिस टेस्ट, आप इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते अनलेस यू स्टडी,
अनलेस यू स्टडी का मतलब होगा यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो, मतलब अनलेस के बाद बनने वाला सेंटेंस आप अफर्मेटिव बनाते हैं लेकिन होता एक्चुअल में वो नेगेटिव है। सो मैं रिकमेंड करूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, इसके अकॉर्डिंग चलें, एंड यू विल फाइंड रिमार्केबल चेंजेस इन योर स्पीकिंग। यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर वेरी इजी टू मेक। आप पाओगे कि चीजें बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए भाई, अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज अंटिल, जब तक नहीं। अब ये भी थोड़ा सिमिलर मीनिंग देता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे। बताइए क्या बोलोगे आप? मान लीजिए आप अपने फादर का वेट कर रहे हो और आपने अनाउंस किया कि आई विल नॉट ईट फूड अंटिल माई फादर कम्स एट होम। जब तक मेरे फादर घर पर नहीं आएंगे, अंटिल माई फादर कम्स एट होम आई विल नॉट ईट फूड। तो आई विल नॉट ईट फूड अंटिल माई फादर कम्स एट माई होम, या फिर अंटिल से भी शुरू कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो अंटिल माई फादर कम्स एट माई होम आई विल नॉट ईट फूड। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सर मैं यहां पर इफ लगा सकता हूं या लगा सकती हूं? तो भाई आप इफ भी लगा सकते हो, लेकिन इफ लगाओगे तो आपको बोलना होगा आई विल नॉट ईट फूड इफ माई फादर डजंट कम एट माई होम। इफ लगाने के बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान देना है। तो अंटिल और अनलेस के मीनिंग सिमिलर होते हैं, लेकिन एक छोटा माइनर डिफरेंस होता है कि अनलेस का जो उपयोग होता है वो सिंपल कंडीशन के साथ होता है, और अंटिल का उपयोग जो समय के साथ, टाइम के साथ जो कंडीशन हमें अप्लाई करते हैं, समय के साथ जहां भी हम कोई कंडीशन किसी के सामने रखते हैं तो वहां पर आप अंटिल का उपयोग करते हैं। मैंने कहा आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं सुनोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू लिसन। मैंने उसका वेट किया जब तक वो नहीं आया। क्या बोलोगे? मैंने उसका वेट किया, आई वेटेड फॉर हिम, जब तक वो नहीं आया, अंटिल ही केम। अंटिल ही केम। मैंने खाना नहीं खाया जब तक मेरे पापा नहीं आए। आई डिड नॉट ईट फूड अंटिल माई फादर रिटर्न, अंटिल माई फादर कैम बैक। पास्ट की बात कर रहा हूं। सो बेसिकली अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां से भी शुरू कर सकते हो अंटिल ही कैम कॉमा आई वेटेड फॉर हिम। जब तक वो नहीं आया मैंने उसका वेट किया। तो अंटिल और अनलेस के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आज तो मॉडर्न इंग्लिश में अंटिल और अनलेस को एक साथ बोला जा रहा है। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इफ, अंटिल और अनलेस ये तीनों ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जिसमें इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अंटिल और अनलेस में डिफरेंस की बात करें तो अनलेस का उपयोग होता है कंडीशन के साथ में, जो शर्त हम किसी के सामने रखते हैं उसकी केस में, और अंटिल का उपयोग होता है समय के साथ जो कंडीशन हम किसी के सामने रखते हैं उसमें। तो इन सारे के सारे यूजर्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में लाओ। चलिए आइए मैं आपसे बैक टू बैक तीनों के सेंटेंसेस पूछता हूं और आपको मेरे साथ बोलना है, ट्रांसलेट करना है। देखते कितने लोग सही बोलते हैं। आप इस काम को नहीं कर सकते यदि आप वहां नहीं जाओगे तो। बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? आप इस काम को नहीं कर सकते यदि आप वहां नहीं जाओगे तो। चलो बनाओ इसकी इंग्लिश। आप इस काम को नहीं कर सकते यदि आप वहां नहीं जाओगे तो। यू कांट डू दिस वर्क if you don't go there। ठीक है, अब आपसे हमने कहा you can't do this work if you don't go there। इसमें if की जगह unless का उपयोग करके unless का बनाओ सेंटेंस। तो क्या बनाओगे बताओ? You can't do this work, जहां आपने if लिखा है वहां आप unless लगा देंगे। ठीक है, you can't do this work unless you go there। बस ध्यान ये देना है कि unless के बाद आपको don't को हटाना है। unless you go there, यदि आप वहां नहीं जाओगे। until में बनाने का बोला मैंने। so you can't do this work until you go there। you can't do this work until you go there। आप इस काम को नहीं कर सकते जब तक आप वहां नहीं जाओगे, यदि आप वहां नहीं जाओगे। राइट, सो दिस इज द वे टू यूज। मैंने कहा जब तक आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स नहीं बनाओगे ना, आप सफल हो ही नहीं सकते। Until you make plans for your future, you cannot succeed। You cannot succeed until you make plans for your future, unless you make plans for your future। If you don't make plans for your future, if भी लगाया, until भी लगाया, unless भी लगाया, ताकि आपको तीनों समझ में आए। आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं बनाओगे, यदि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं बनाओगे। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा।
इफ यू डोंट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू। जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। Until and unless you help me, I will not help you. Or you can say, unless you help me, I will not help you. Until you help me, I will not help you. या फिर आप कहोगे, I will not help you unless you help me, until you help me. तो unless और until को बीच में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के आगे भी लगा सकते हो। मैंने उससे बात नहीं की जब तक उसने मुझसे बात नहीं की, क्या कहोगे? I did not talk to him until he talked to me. मैंने उसकी मदद नहीं की जब तक उसने मेरी मदद नहीं की, क्या कहोगे? आई डिड नॉट हेल्प हिम अंटिल ही हेल्प्ड मी। जब तक उसने खुद ने मेरी मदद नहीं की। आई डिड नॉट हेल्प हिम अंटिल ही हेल्प्ड मी हिमसेल्फ। अंटिल ही हेल्प्ड मी हिमसेल्फ। मैंने उसे कॉल नहीं किया जब तक उसने खुद ने आगे रह के मुझे कॉल नहीं किया। बोल दे ना, आई डिड नॉट कॉल हिम अंटिल ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ फर्स्ट। अंटिल ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ फर्स्ट। पहले उसने मुझे कॉल किया, इसके बाद मैंने उसे कॉल किया। फर्स्ट ही कॉल्ड मी, देन आई कॉल्ड हिम। और यदि वो मुझे कॉल नहीं करता तो मैं उसे कॉल नहीं करता। एंड इफ ही डिड नॉट कॉल मी आई वुड नॉट कॉल हिम। और यू कैन से इफ ही हैड नॉट कॉल्ड मी आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। ये कंडीशनल में बना है, आप सिखाएंगे कंडीशनल आपको ऑलरेडी। सो बेसिकली इनको प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ। इंडिया मैच जीत ही नहीं सकता है जब तक कोहली शतक नहीं मारेगा। इंडिया कैन नॉट विन द मैच अंटिल कोहली हिट द सेंचुरी। और यू कैन से अंटिल कोहली मैक द सेंचुरी। अंटिल कोहली मैक्स द सेंचुरी। इंडिया मैच जीत सकता है यदि कोहली सेंचुरी मारेगा तो। इंडिया कैन विन द मैच इफ कोहली हिट्स द सेंचुरी, इफ कोहली मैक्स द सेंचुरी। Until and unless कोहली hit the century, India cannot win the match. मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं आओगे। चलो कमेंट में करके बताओ क्या बनेगा इसका। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं आओगे। करो कमेंट, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। तो भाई मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं बेसिकली कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लर्न कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। एंड इफ यू प्रैक्टिस मोर यू विल श्योरली लर्न मोर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इफ, अनलेस और अंटिल ये तीनों के तीनों कंजंक्शंस जो कि बहुत यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड आपके दिमाग में फिट हुआ होगा कि इनको कैसे यूज करना है, कैसे प्रैक्टिकली स्पोकन में लाना है, बिकॉज थिंग्स आर वेरी इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।